क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको मालूम है कि 28 फरवरी 2026 को केमिस्ट्री का सीबीएसई बोर्ड में पेपर है। तो यदि बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर के जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा या जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जो है पर ईयर क्वेश्चन आते हैं। तो आप इतना भी यदि वीडियो वॉच करेंगे तो ये 7 मार्क्स का चैप्टर है, तो कम से कम उसमें 5 मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत कम समय लूंगा, लेकिन मैं जितनी बातें आपको बताऊंगा आपको उसे जो है फॉलो करना होगा, मतलब वो सीखना होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट और ब्रैकेट में हमने राइट कर दिया ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पहला क्वेश्चन इससे यही है कि राइट करिए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पूछेगा? व्हाट इज द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या गिवन है? n-1 d1 to 10 ns1 to 2। तो ये बैलेंस सेल हो गया, ये जो है पेनल्टीमेट सेल है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो n की वैल्यू जो इसमें आएगी, तो n इक्वल टू जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितनी होगी? n इक्वल टू 4 वैल्यू होगी। 4 से कम हो ही नहीं सकती। 3 जो है डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 से कम वैल्यू नहीं होगी। तो जैसे n की वैल्यू यदि हम 4 रखें तो 4 - 1 हो जाएगा यहाँ। d1 to कितना है? 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 यस। यहाँ पे राइट है 1 to कितना? 2। तो देखिए ये डी ब्लॉक में मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि डी जो है तो कितना आ जाएगा? 3d 1 to 10 और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 यस 1 to 2। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आप राइट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। जब 3D सीरीज में राइट करेंगे तो ये मिलेगा 3D, 4 में 4D मिलेगा, 5 में 5D, 6 में 6D। तो पहला क्वेश्चन यही है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप उसे लर्न कर लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब डी सेल में, डी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो पार्शियली फील्ड है। कैसे फील्ड है? पार्शियली फील्ड है, मतलब ये कंप्लीटली फील्ड नहीं है। तो डी सबसेल में या डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल है वो पार्शियली फील्ड है। पार्शियली का मतलब है कंप्लीटली नहीं है, इनकम्प्लीटली फील्ड है। किसमें? तो ग्राउंड स्टेट एंड क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों ही केस में ये क्या होते हैं? इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं। कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? तो आपको लर्न रखना है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फुलफिल्ड है। कहां कहां फुलफिल है? तो ग्राउंड स्टेट में भी फुलफिल है और जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फुलफिल है। तो ये फुलफिल है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सीधा सीधा जब ये पूछे कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम इसे क्यों नहीं बोलते, तो आप ये बताएंगे ये शो करते हैं 3D कॉन्फ़िगरेशन, मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन। कितना शो करते हैं? 3D10 कॉन्फ़िगरेशन या D10 कॉन्फ़िगरेशन। और ट्रांजिशन एलिमेंट कितना शो करेंगे? D1 to 9। कितना शो करेंगे? D1 to 9। फिर देखिए यहाँ पे यह ब्लॉक एलिमेंट, यह ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है कि जो है ये इनकी सिमिलरिटी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट से। इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns कितना? 2। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है ये ब्लॉक एलिमेंट का? n-2 f1 to 14 है, n-1 d0 to 1 है और ns कितना है? 2 है। मतलब ये कि जो यह ब्लॉक एलिमेंट है तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? तो आप ये लर्न रखेंगे n की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम जो है कितनी होगी, क्योंकि f में 4f आना चाहिए। तो यहाँ पे ये 6 वैल्यू लिखेंगे। कितनी वैल्यू लिखेंगे आप? 6। मिनिमम n की वैल्यू आप यहाँ 6 लिखेंगे, तब 4f आएगा। तो लेंथेनाइट को हम लोग बोलेंगे 4f सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज को हम लोग बोलेंगे क्या है? 5f सीरीज। तो ये 5f सीरीज है और ये क्या है? 4f सीरीज है। 4f का जो है यहाँ पे n की वैल्यू 6 लिखेंगे, 5f में जो है n की वैल्यू कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। तो ये एक्टिनाइट का जो है आप यही राइट करेंगे, सेम टू सेम होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही। 4f लेंथेनाइट का और जो है एक्टिनाइट 5f का। लेंथेनाइट में जो एलिमेंट आते हैं वो सीरीज, मतलब 58 से लेके 71 तक के जो है एलिमेंट आएंगे और इसमें कितने आएंगे? 90 से लेके 103 तक के। तो ये जो है जनरल बातें थी
फिर नेक्स्ट जो है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपसे क्या बनना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आपसे इस एलिमेंट का बन गया तो आप जो है क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम है, तो देखिए ये 21 है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। देखते जाइएगा, वेनेडियम में आप देखिए तो कितना हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे कितना 2, क्रोमियम में 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना 1, मैग्नीज में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये 2 होगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे बनना चाहिए। तो ये हम राइट कर दे रहे हैं, ये आप जो है प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछेगा। कॉपर का देखेंगे तो कितना हो रहा है, ये कॉपर का यहाँ पे सिंगल है। डी देखिए ये जो है ये जिंक देखिए आप, तो ये फुलफिल आपको दिख रहा है, तो देखिए जिंक जो है फुलफिल है, ये 3D सीरीज है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसको बोलते हैं, जो क्या हो हाफ फील्ड हो, कैसा हो हाफ फील्ड या कहें या जो कहें तो पार्सली फील्ड हो, पार्सली फील्ड कहेंगे। तो देखिए ये फुलफिल हो जाता है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आपको इसमें एक्सेप्शन क्या दिख रहा है, आप देखिए क्रोमियम को, सब में 4s में 2 है, क्रोमियम और कॉपर में नहीं है, ठीक है। क्रोमियम में देखिए यहाँ पे हाफ फील्ड है और कॉपर में क्या है फुलफिल्ड है, डी में देखिए, और यहाँ 1 है, 4s 1 है, सब में 4s 2 है। तो ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे बनना चाहिए। मतलब इसका आप क्या राइट करेंगे, स्कैंडियम का 3d1, इसका कितना 3d2, 3d3, 3d कितना 5, और ये भी 3d कितना है 5 है। ऐसे ये 3d6, ये 3d7, ये 3d8, 3d9 जो है ये 10 हो जाएगा, ये भी 3d10 है। तो आपको ये लर्न रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों ऐसा है। तो देखिए अब जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी के बेस पे हम लोग जो है इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, मतलब जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो रीजन बताना है कि स्ट्रॉन्ग जो है क्या है, इसमें इंटर आयनिक फोर्स है। इंटर आयनिक फोर्स या एटॉमिक फोर्स का मतलब ये है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि एंथैल्पी ऑफ जो है एटमाइजेशन ज्यादा क्यों है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों ज्यादा है, तो आप बताएंगे क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जिंक में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम क्यों है, लो क्यों है जिंक में, क्योंकि ये फुल फील्ड है। सीधा सीधा जिंक का क्वेश्चन है, मैग्नीज का है, तो जिंक के लिए फुल फील्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीज के लिए D5 कॉन्फ़िगरेशन, ये फिक्स है। तो जिंक के लिए क्या बताएंगे कि ये फुल फील्ड है, और इसके लिए क्या बताएंगे, मैग्नीज के लिए ये हाफ फील्ड है। तो ये जो आपको ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेबल, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया है, तो आप जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जैसे एक क्वेश्चन हो गया कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक की लो क्यों है, कम क्यों है सबसे, तो आप बताएंगे कि ये फुल फील्ड है, ठीक है। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। अब ये भी पूछा जाएगा कि जिंक जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम क्यों है, तो ये देखिए फुलफिल्ड है, ये क्या है फुलफिल्ड है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है अनपेयर्ड है, मतलब यहाँ पे फुलफिल नहीं है। तो जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होगी, इंटर एटॉमिक जो है आयनिक फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा उसमें अट्रैक्शन होगा। तो ये क्या थे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियाई का, तो इससे बहुत सारे जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए ध्यान से, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है, जो जनरल ट्रेंड है। आयरन कोबाल्ट निकिल की एटॉमिक साइज इक्वल क्यों है, आयरन कोबाल्ट निकिल की एटॉमिक साइज सेम क्यों है, तो आप या सेम एटॉमिक रेडियाई क्यों है, तो आप बताएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल है शील्डिंग इफेक्ट के, सीधा आंसर लिख देना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल है किसके, शील्डिंग इफेक्ट के।
फिर पूछेगा कॉपर की जिंक की ज्यादा क्यों हो जा रही है, एटॉमिक साइज कॉपर और जिंक की ज्यादा क्यों होती है, तो आप बताएंगे शील्डिंग इफेक्ट यहाँ ग्रेटर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। और यहाँ जब पूछेगा कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक एटॉमिक साइज जो है वह कम क्यों हो रही है, तो आप ये बताएंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट कम है। मतलब शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इक्वल हो जाएंगे तो वहां एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, इक्वल होगी, मतलब सेम होगी। फिर जो है यहाँ पे ये पूछेगा जिरकोनियम एंड हैफनियम डिफरेंट जो है पीरियड में है लेकिन सेम एटॉमिक साइज है, तो आप बताएंगे सीधा लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। क्या बताएंगे, ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। क्वेश्चन क्या था कि जिरकोनियम और हैफनियम सो सेम एटॉमिक साइज बट डिफरेंट पीरियड में है लेकिन सेम एटॉमिक साइज शो करते हैं, तो सीधा आंसर बताना है ड्यू टू द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन पुअर शील्डिंग इफेक्ट। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो एटॉमिक साइज देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली जो है किसके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। फिर देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है शील्डिंग इफेक्ट के क्या है, इनवर्सली है, तो मतलब चार्ज बढ़ाएंगे तो शील्डिंग कम होगी, ठीक है। और जब शील्डिंग ज्यादा होगी तो चार्ज जो है देखिए जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, सेम होगी। फिर देखिए यहाँ पे राइट है आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सीधा मतलब है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसका आंसर क्या बताएंगे आप, देखिएगा ध्यान से कि यदि स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना है तो यहां आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है देखिए स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन यदि इसे लूज करना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रेटर होगी, मैक्सिमम लगेगी। और यदि अनस्टेबल है और इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम लगेगी, ठीक है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे Cu राइट है, ठीक है, और यहाँ जिंक राइट है। अब ये पूछ दिया कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि कंपेयर करके पूछेगा। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। तो ये बताइए कि किसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो दोनों में आपको किसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल दिख रहा है, इसमें आपको फुलफिल दिख रहा है, मतलब ये स्टेबल है। यहाँ यस में देखिए जो है फुलफिल नहीं है, तो फुलफिल नहीं है तो ये 1 लॉस कर देगा तो 3d बचेगा, 3d10 हो जाएगा। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस करने के बाद स्टेबल हो रहा है, पहले स्टेबल नहीं था लेकिन ये पहले से स्टेबल है। स्टेबल से जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो अनस्टेबल होगा, तो मतलब यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लगेगी, और यहाँ क्या लगेगी, कम लगेगी, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी से जो है रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछेगा। रीजन आपको ये भी बताना है, अनइवन एटॉमिक रेडियस या रीऑर्गेनाइज एनर्जी, मतलब एक्सचेंज एनर्जी। फिर है मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में आपको बता चुका कि मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो आप बताएंगे स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए भी आप बताएंगे कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा एंथैल्पी आप क्या होगा, एटमाइजेशन। फिर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका रीजन आप बताएंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कि स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन n-1d ns इलेक्ट्रॉन, मतलब इनर n-1d एंड क्या ns इलेक्ट्रॉन के बीच स्मॉल एनर्जी गैप है, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है मोस्ट स्टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है जब ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेंगे तो स्टेबल ज्यादा रहेंगे, जैसे +7 +2 मैग्नीज के लिए है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो आप बताएंगे क्या, स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन क्या n-1d ns इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड पूछेगा कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करते हैं, तो लो के लिए क्या बताना है कि रीजन क्या है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग हो जाती है, पाई एक्सेप्टर करेक्टर। रीजन यही याद रखिएगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग और पाई एक्सेप्टर करेक्टर। एग्जांपल आप यहाँ पे देखें तो NiCO5 है, आयरन CO5 है, NiCO4 है, यहाँ पे यहाँ क्या है NiCO4 है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकलेट जो है और ये जो है पेंटा कार्बोनिल जो है, यहाँ पे आयरन जो आपको दिख रहा है, ये क्या शो करते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रीजन बताना है ड्यू टू द सिनर्जिक बॉन्डिंग पाई एक्सेप्टर करेक्टर।
जो डब्बा बना हुआ आपको दिख रहा है ब्रैकेट, वो मोस्ट स्टेबल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब है जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। यदि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और डायामैग्नेटिक है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिख रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? इस मोबाइल नंबर से 9290878473। मतलब यदि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा, 4 है तो ये, 3 है तो ये, 2 है तो ये, 1 है तो ये। और फार्मूला क्या है? तो μ इक्वल टू क्या हो जाएगा? √n+2 Bm। तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 5 है तो ये वाला मोबाइल नंबर याद रखिए 9290877473। फिर पूछेगा कि Cu2 पॉजिटिव इज मोस्ट स्टेबल देन Cu पॉजिटिव इन इक्वल सोल्यूशन। तो आपको बताना है ड्यू टू द डिस्प्रोपोर्शनल। क्या बताना है? ड्यू टू द डिस्प्रोपोर्शनल या हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी, या हाइड्रेशन एंथैल्पी या एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे इसी जो Cu पॉजिटिव है इसका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी। यहाँ पे देखिए Cu पॉजिटिव से यहाँ पे क्या बन गया? Cu2 पॉजिटिव, तो मतलब ऑक्सीडेशन, और Cu पॉजिटिव से क्या बन रहा है? Cu, तो इसका मतलब क्या है? रिडक्शन। तो क्वेश्चन क्या था कि Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन क्या? Cu पॉजिटिव इन इक्वल सोल्यूशन। तो आंसर आपको बताना है ड्यू टू द हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी या डिस्प्रोपोर्शन। फिर देखिए कलर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो आपको बताना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या डी ट्रांजिशन। ये लर्न रखेंगे। जब पूछेगा कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जैसे मान लीजिए दो कंपाउंड दे दिया, बोल दिया कि एक कलर है और दूसरा कलर नहीं है, तो कलर वाला क्या बताएंगे? कलर वाला जो है वो क्या शो करता है? डी ट्रांजिशन या उसमें प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए पूछेगा क्वेश्चन तो आप क्या बताएंगे कि 2 टाइप ऑफ लिंकेज है। 2 टाइप ऑफ लिंकेज का मतलब है कि मेटल जो है 2 बैलेंसेस हो करते हैं, एक आयनिक भी कोवैलेंट भी। इस वजह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और बैकएंड क्या है? डी ऑर्बिटल है। मतलब वेरिएबल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट और बैकएंड क्या है? डी ऑर्बिटल। इस वजह से ये क्या शो करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और जो है 2 बैलेंसी शो करते हैं। बैलेंसी शो करने का मतलब है आयनिक भी और क्या? कोवैलेंट भी। फिर है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालिटिक क्या है कि जितने मेटल है वो सब सॉलिड है, तो सॉलिड प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया। ये लार्ज सरफेस एरिया जो है प्रोवाइड करते हैं, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। इसलिए क्या होते हैं? मोस्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट। एलॉय, तो एलॉय का मतलब है कि 2 or more होमोजेनियस मिक्सचर। तो ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ वेरी लेस एटॉमिक साइज कैन मेक इजिली एलॉय। फिर एक क्वेश्चन ये है कि इंटरस्टियल कंपाउंड। इंटरस्टियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है? इंटरस्टियल कंपाउंड का मतलब क्या है कि जो मेटल है, मेटल का जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में ये स्मॉल स्पेस आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं वॉइड्स या इंटरस्टियल स्पेस। तो इस वॉइड्स में नॉन मेटालिक एलिमेंट जो स्मॉल साइज के हैं ये यहाँ पे फिट हो जाते हैं। तो इनकी स्टोकियोमेट्री चेंज हो जाती है और ये इतने हार्ड हो जाते हैं कि इसे जो है आप ये कह सकते हैं कि डायमंड से भी ज्यादा हार्ड होते हैं। तो इंटरस्टियल कंपाउंड क्या बताएंगे कि जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस के बीच में स्पेस रह जाता है, उसमें नॉन मेटालिक एलिमेंट जो स्मॉल साइज के हैं, हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये यहाँ फिट हो जाते हैं। जब वो फिट हो जाएंगे तो इनकी स्टोकियोमेट्री चेंज हो जाएगी। जब ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो जाएंगे तो ये इतने ज्यादा हार्ड हो जाते हैं कि आप इसे डायमंड से ज्यादा भी बोल सकते हैं, मतलब ज्यादा, ये डायमंड से ज्यादा हार्ड होते हैं। लेंथेनाइट, एक्टिनाइट से जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के होंगे? तो लेंथेनाइट, एक्टिनाइट में पहला क्वेश्चन यही है कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो आपको ये बताना है कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन जो है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है 4f ऑर्बिटल में फिल होने लगते हैं, तो वहां पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो आप बताएंगे कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। फिर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो किससे आएंगे? जो फर्स्ट एलिमेंट होगा 4f का, और 7 नंबर वाला और 14 नंबर वाला। मतलब फर्स्ट जिसमें F1 होगा, F7, F14। तो एक्टिनाइट भी सीरीज के आप लर्न कर लेंगे और लेंथेनाइट सीरीज के भी। किसका मतलब? स्टार्टिंग वाला F1 हो गया जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर जो है F7 और F14।
इसके बाद देखिए जो है हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रोग्रेसिव फील्ड किसमें होते हैं, 4f ऑर्बिटल में, इसमें किसमें होते हैं, 5f ऑर्बिटल में। इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होते हैं, 4f ऑर्बिटल में, इसमें किसमें होते हैं, इसमें होते हैं 5f ऑर्बिटल में। फिर देखिए इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +3 है, +2 है, +4 है, मोस्ट जो है +3 है, यहाँ पे +3 मोस्ट है, लेकिन ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक। फिर है कि एक्सेप्ट प्रोमेथियम ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव, मतलब ये रेडियो एक्टिव है और ये क्या है, पूरे नॉन है। तो आप ये बताएंगे कि एक्सेप्ट प्रोमेथियम मतलब पीएम जो है रेडियो एक्टिव है, बाकी सब क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है। यहाँ पे सब रेडियो एक्टिव है, मतलब इनका हाफ लाइफ टाइम बहुत कम है। फिर है कि लेस टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्स जो है बहुत कम बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब है कि ये जो है आयनिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर, तभी कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर लास्ट है केमिकली लेस रिएक्टिव देन क्या है, एक्टिनाइड है। केमिकली जो है यहाँ पे राइट है कि लेस रिएक्टिव देन एक्टिनाइड, और वो मोर रिएक्टिव है देन क्या है, लेंथेनाइड। तो मतलब लेंथेनाइड जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, और एक्टिनाइड क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो ये ब्रीफ था। इसके बाद जो है आपको ये भी लर्न रखना है कि KMnO4 K2Cr2O7 की आयनिक इक्वेशन, KMnO4 एंड K2Cr2O7 की क्या है, आयनिक इक्वेशन, वो भी आपसे बनना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चलेंगे, तो कुछ IUPAC नेम जो है हम आपको बताएंगे, उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पहले हम लोग IUPAC नेम ना पढ़ के एक क्वेश्चन जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पढ़ लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ध्यान से देखिएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या है कि एक सिंबल दे देगा ऐसे ही करके, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो है यहाँ पे इसको ऐसे भी राइट कर देता है, तो जो ये आपको दिख रहा है डेल्टा साइन जैसे, ये है स्प्लिटिंग एनर्जी, ये क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में, और ये क्या है, पेयरिंग है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, जैसे देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे D6 है, पूछेगा कि D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या D6 शो कर रहा है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग एक कंडीशन दे देगा और पूछेगा कि आप इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करिए। तो आपको हम ये बता दे रहे हैं कि स्प्लिटिंग होती है तो दो एनर्जी लेवल है, यहाँ पे एक Eg है और एक क्या है, T2G है, ये T2G है। किस केस में है ऐसा, जब जो है ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये T2G है, ये Eg है। तो देखिए T2G है लोअर एनर्जी लेवल, Eg क्या है, हायर एनर्जी लेवल। तो देखिए यहाँ पे D6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, D6 है। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है, जब स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर होगी तो पेयरिंग होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है तो क्या होगी, पेयरिंग होगी। अब स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है तो पेयरिंग हुई, तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन अब फिल करना चाहे तो D6 है, तो पहले हम यहाँ लो से करेंगे, सबसे कम से 1 2 3, तो ये पेयरिंग करेगा ना। क्यों पेयरिंग करेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा है, 4 5 6। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो T2G6 राइट करेंगे, Eg में कितना करेंगे, 0, जब कंडीशन ये होगी। अब देखिए कंडीशन चेंज हो गई, जब ये कंडीशन हुई तो ये बोल रहा है कि स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी है, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से फिल करेंगे, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे D6 है, तो यहां हम लोग बना लेते हैं, तो देखिए D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया पहले 1 2 3। अब बोल रहा है कि स्प्लिटिंग एनर्जी में कम एनर्जी है तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो इसलिए ये ऊपर जाएगा 5, यहाँ 4 5 फिर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G4 Eg कितना 2। तो आपको बस एक कंडीशन जो है लर्न रखना है, जो है कि किस बेस में हमें करना है, तो जो कम होगा वही करना है। मतलब यदि स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है तो पेयरिंग कराइए, और पेयरिंग यदि ग्रेटर है तो स्प्लिटिंग कराइए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट कर लेंगे। फिर ये पूछेगा कि जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो देखिए जब ये पेयरिंग करेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और जब ये पेयरिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, ये वीक फील्ड लिगेंड होगा। मतलब जब पेयरिंग करेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और पेयरिंग नहीं करेगा तो क्या है, ये
पेयरिंग नहीं करेगा तो वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये आपको लर्न रखना है। इसके बाद हम लोग कुछ IUPAC का नेम सीख ले रहे हैं, तो मैं ये आपको फिर बता दे रहा हूं, वैसे मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एक आप जो है शॉर्ट ट्रिक लर्न रखेंगे, PLMN। तो PLMN इस बेस पे आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक नेमिंग करना है IUPAC की। तो देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं और इस फार्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे। P का मतलब है कि पॉजिटिव काउंटर आयन जो इधर गिवन होगा, L का मतलब है लिगेंड, तो लिगेंड ये बीच वाला है, M का मतलब है मेटल, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बगल वाला है, N का मतलब है निगेटिव जो है काउंटर आयन, तो निगेटिव काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट के इधर होगा। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? लिगेंड से। लिगेंड यहाँ अमोनिया मतलब ये है NH3 है, NH3 को एमाइन पढ़ते हैं, कितना है? 6 है, तो क्या लिखेंगे? हेक्सा एमाइन। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मेटल। L के बाद मेटल है, मेटल हम देखेंगे प्लेटिनम है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। तो प्लेटिनम को हम क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट लिखेंगे या प्लेटिनम लिखेंगे? तो जब स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, ये पॉजिटिव होता है, तब वहां 8 सफिक्स नहीं लगता है। 8 सफिक्स तब लगेगा जब पॉजिटिव काउंटर आयन गिवन होगा। तो यहाँ पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है, तो 8 सफिक्स नहीं लगेगा, तो मतलब प्लेटिनम लिखेंगे, सीधा प्लेटिनम लिखिए, प्लेटिनम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो NH3 0 हो गया, इसका -4 मतलब 4, तो यहाँ रोमन में लिखेंगे 4। फिर देखेंगे, देखिए काउंटर आयन है, निगेटिव काउंटर आयन, तो यहाँ पे स्पेस देना है, तो क्लोराइड लिखना है। अब ये 4 लिखा है, तो इसको ये नहीं लिख देना कि टेट्रा होगा, क्लोराइड। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट नेम हो गया। अब इसका नेम करते हैं, तो देखिए पॉजिटिव काउंटर आयन गिवन है, तो यहां से लिखेंगे K लिखा है, तो K को रीड करते हैं पोटेशियम। अब ये नहीं लिखिएगा कि 2 लिखा है तो डाई पोटेशियम, ऐसा नहीं करना है, डाई ट्राई ये सब लगाना है लिगेंड में। ये हो गया। अब देखिए लिगेंड क्या है? Cl4 है, ईएन है, तो Cl को बोलते हैं क्लोरिडो, ठीक है। ईएन को बोलते हैं इथेन 1,2 डाई एमाइन। तो पहले क्या आता है? क्लोरिडो आता है। तो अल्फाबेटिकल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम स्पेस देंगे, टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरिडो। फिर देखिए क्या लिखेंगे? ईएन, ईएन को राइट करते हैं इथेन 1,2 डाई एमाइन, तो यहां पे लिखेंगे इथेन 1,2 डाई एमाइन, ठीक है। आप देखिए मेटल लिखना है, लिगेंड हो गया मेटल, मेटल क्या है? कोबाल्ट। तो पॉजिटिव काउंटर आयन है, तो इसे क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 यहां हो गया, 4 यहां, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो मतलब कितना हो गया? 2। कितना आ जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट नेम, पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो इथेन 1,2 डाई एमाइन कोबाल्टेट सेकंड। तो जो है आप इसके लिए सेपरेट वीडियो जरूर देखिए और कल के एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन करिए। थैंक यू।